हेलो स्टूडेंट, 17 मार्च को जो इवनिंग में पेपर हुआ है उसका अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, जिसमें आपको ये बोला गया है कि x का इंटरवल है 0 से 2 पाई, ठीक है। और एक इक्वेशन दिया गया है बोला गया है कि इस इंटरवल में कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस तरह से, ठीक है। अब अपन इसमें ग्राफिकल अप्रोच लगा लेते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप मान लो, इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी y के टर्म्स में अज्यूम कर लो, इस तरह से, ठीक है। अब अपन एक ग्राफ शीट लेंगे और 0 से 2 पाई में इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं उस शीट पे, ठीक है। तो सबसे पहले y इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाते हैं 0 से 2 पाई में। तो आप अवेयर हैं कि इसका इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद में 0 से 2 पाई में इसका ग्राफ बनाते हैं। तो 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/4। फिर π/2 पे कितनी होगी, π/4। इस तरह से लास्ट में अगर आप 2 पाई रखोगे तो इसकी कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू यहां पर होगी, ठीक है। तो मैंने एक ही ग्राफ शीट पे इसका ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ बना लिया इन गिवन इंटरवल। अब मैं देखूंगा और ऑब्जर्व करूंगा कि दोनों आपस में कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं, एक तो यहां पर ये मीट करेंगे दोनों, एक यहां पर मीट करेंगे और एक यहां पर मीट करेंगे, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अपन देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें आपको 3 रीजन दिए गए हैं S1, S2 और S3। फिर आपसे बोला गया है कि ये जो रीजन है S1, S2 और S3, इनमें कितने पॉइंट्स हैं वो कॉमन है। तो अपन सभी रीजन्स को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे रीजन हैं उनमें अपन एक काम कर लेते हैं, Z को कितना रिप्लेस कर देते हैं, x प्लस आयोटा y, ताकि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है वो एक तरह से 2D में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वहां से बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं S1 का, ठीक है। तो वहां पे आप वैल्यू रख दो, x Z की वैल्यू रख दी अपन ने, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये एक सर्कल के अंदर का रीजन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका S1 रीजन। इसी तरह से S2 रीजन अगर आप देखो तो आपको बताना है कि रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा, ठीक है। और Z को अपन कितना लिख देंगे, x प्लस आयोटा y, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन 1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप पाओगे कि इसका रियल पार्ट है वो आएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो आपको इसका कौन सा पार्ट बताना है, रियल पार्ट, जो कि x प्लस वाई है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये आपका रीजन स्टूडेंट्स आ गया है S2। और रीजन S3 है, उसमें आपको ये बोला गया है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z यानी कि y, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि S1, S2 और S3 में कितने कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अपन इनको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो एक सर्कल के अंदर का रीजन है
और उस सर्कल का सेंटर कितना है 1,0, ठीक है। तो ये कोई सर्कल है, ओके। और इसके अंदर का रीजन आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप पे दिया गया लेस देन इक्वल टू 2। तो S1 से तो इसके अंदर का रीजन आ गया, फिर S2 अपन बनाएंगे, ठीक है। तो S2 का मतलब ये लाइन है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने ये जो लाइन है वो ये जो आपका है प्लेन, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक तो लाइन के ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट किधर हैं, ऊपर, इधर, ठीक है। आपको x + y > 1 चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट ऊपर हैं, इधर, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन अभी बची हुई और लगानी है कि y क्या होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, सॉरी, ये लेस देन इक्वल टू 1 गिवन है। तो अब ये पॉइंट कितना है अपना 0,1, तो ये आप बनाओ, तो ये हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या, मतलब लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब इसके नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तीनों में कॉमन रीजन मैं देख सकता हूं ये है, जिसमें इसकी वैल्यू क्या है 2 से छोटी भी है, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी भी है, और y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 भी है। तो ये आपका कॉमन रीजन आ गया, ठीक है। तो S1, S2, S3 इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो इसके द्वारा डिनोट हो रहा है। इसका मतलब आप देख सकते हैं इनमें कॉमन पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये जो आपका है S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ओके। अगला क्वेश्चन है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो आपको ये गिवन है कि 0 से 10 sin 2πx, ठीक है, e⁻x माइनस box x, ठीक है, dx, ये इक्वल है अल्फा e⁻−1 प्लस बीटा e⁻−1/2 प्लस गामा, ठीक है। तो अपन LHS को सोल्व कर लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेंगे। तो ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 0 10 × 1, और ये है sin 2πx x माइनस बॉक्स x। इसको अपन लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि x माइनस बॉक्स x को अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल x। तो ये हो जाएगा e, ऊपर ले जाओगे इस तरह से। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। इसका पीरियड कितना है 2π / π, और इसका पीरियड है 1। तो ओवरऑल जो पीरियड होगा फंक्शन का वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको पता अपन इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 10 0 से 1 sin 2πx इस तरह से, ठीक है। अब अपन बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स को अपन ओपन करें तो सबसे पहले तो मैं करूंगा 0 से 1/2, ठीक है। 0 से 1/2 का मतलब है कि यहां पर कितना बनेगा 0 से पाई। तो अगर आप ग्राफ जानते हैं, अगर यहां 0 रखते हैं तो 0 बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में 1 रखो, 1/2 रखोगे तो पाई बनेगा। तो इसमें इसकी बॉक्स वैल्यू क्या रहेगी, 0। इसकी बॉक्स वैल्यू क्या रहेगी, 0, ठीक है। प्लस 10 1/2 से 1 लोगे, 1/2 से 1, तो ये बनेगा पाई से 2π। कितना बनेगा ये, पाई से 2π। तो बॉक्स वैल्यू कितनी बनेगी, 1, ठीक है। और ये भी आपका बन जाएगा e⁻−x, dx को पहले लगा दिया मैंने। अब इसको ध्यान से देखो, ये 10, इसको सोल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन कर दो, तो ये अच्छा, उसके बाद में आप ध्यान देना कि चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, 1/2 से 1,
1/2 से 1 में ये जो फ्रैक्शनल है वो आपको पता केवल कैसे ओपन होगा, e⁻⁻x इस तरह से, ठीक है। और ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि 1/2 से 1 में ये जो फ्रैक्शनल x है इसकी वैल्यू क्या होगी, x ही होगी। ओके, ये हो जाएगा आपका 10। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, जो कि e⁻⁻x डिवाइडेड बाई -1, और ये आपका कितना है, एक माइनस ऑलरेडी है, 1/2 से कितना 1, और ये हो जाएगा 10 e⁻⁻x 1/2 से 1, ये है 10 e⁻−1, और ये हो जाएगा e⁻−1/2, ठीक है। तो 10 e⁻−1 माइनस 10 e⁻−1/2 प्लस 0 इस तरह से, ठीक है। अब अगर कंपेयर करो तो अल्फा कितना है 10, बीटा कितना है, ये है -10, और गामा कितना है 0। तो यहां से आप देखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है उसको थोड़ा देख लीजिए। इसमें आपको बोला गया है कि 0 एट इवन प्लेस, इवन प्लेस पे 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और 0 एट ऑड प्लेस ये कितना है 1/3। तो अब अपन कह सकते हैं कि 1 एट इवन प्लेस, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी 1/2 है, इसकी भी कितनी हो जाएगी 1/2। फिर 1 एट ऑड प्लेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3। आपको यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स जनरेट हो रहे हैं जिसमें 1 0 1 0 इस तरह से आते हैं। फिर आपको ये बोला गया है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 10 इज फॉलोड बाई 0 1, 10 इज फॉलोड बाई 0 1, इसका मतलब इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इसे अगर आप ओड प्लेस मानते हैं तो ये इवन है, ये ओड है, या ये इवन है, ठीक है। या ये 0 1 1 0 आपको चाहिए और इसको आप कौन सा प्लेस मानते हो इवन, तो ये ओड हो जाएगा, ये इवन और ये ओड हो जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी आपकी आएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी देख लें, या तो ये होगा, तो यहां पर आप देखो ओड प्लेस पे 0, ठीक है, 0 एट ओड प्लेस, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/3। 1 एट इवन प्लेस, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर 1 एट ओड प्लेस, इसकी कितनी है 2/3। 0 एट इवन प्लेस, ये है 1/2, ठीक है। उसके बाद में 0 एट इवन, तो ये हो जाएगा 1/2। 1 एट ओड 2/3, 1 एट इवन 1/2, 0 एट ओड, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे 1/18 प्लस 1/18, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लिमिट का प्रॉब्लम जिसमें सैंडविच कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको गिवन है इस तरह से, ठीक है। तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि इस तरह से होता है,
ठीक है, तो यहां पे आप देखो दूसरा है, इसमें जो r है उसकी जगह मैं 2r रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूं, ये जो एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं इनको मैं कॉलम वाइज ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं कॉलम वाइज ऐड करूंगा तो r कॉमन ले लूंगा, तो r के साथ 1 2 3 अप टू n आ जाएगा। इसका सम कितना हो जाएगा, n प्लस 1/2, और ये 1 1 कितने टाइम, n टाइम, और बीच में आपका ये बन जाएगा r 2r nr। ठीक है, यहां पर भी देखो ये r n प्लस 1/2। अब आप पूरा एक्सप्रेशन है उसको n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा r n प्लस 1/2 माइनस n, और ये कितना है n स्क्वायर। इसको n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो जो आपका क्वेश्चन है वो बन जाएगा, और ये है r n प्लस 1/2, और ये कितना है n स्क्वायर। ठीक है, अब आप लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसमें n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा r/2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा r/2। हेंस आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, r/2। तो एक लिमिट का प्रॉब्लम है जिसमें अपने सैंडविच कॉन्सेप्ट का यूज किया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगला प्रॉब्लम है, इसमें आपको बोला गया है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पर एक आपके पास एक P पॉइंट है, वहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करे। ठीक है, और इसका सेंटर कितना है C, और ये टेंजेंट्स इसको कहां पे मीट कर रही हैं, A और B पे मीट कर रही है। ये टेंजेंट्स है इसको कहां पे मीट कर रही हैं, A और B पे मीट कर रही है। ये एंगल थीटा है, तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, θ/2। आप नोटिस कर सकते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 90 है, 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। आप जानते हैं ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो कि कितनी होती है, √S1 होती है। ओके, अब आपसे ये पूछा गया है कि ट्राइंगल PAB का एरिया डिवाइडेड बाय ट्राइंगल CAB का एरिया, ये आपको बताना है, इनका रेशियो बताना है। तो अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 √S1 और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, और दूसरा ये कितना हो जाएगा 1/2 1 1, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा। तो इसको सोल्व करोगे तो ये बेसिकली S1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अपन को S1 की वैल्यू बतानी है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है tan थीटा, वो आपको गिवन है कितना, 12/5। बट अपन जानते हैं कि tan θ/2 ये कितना होता है, r/√S1। तो यहां पे देखो तो r की वैल्यू 1 है और ये √S1 है। ठीक है, इसको सोल्व करो तो ये कितना है 2 tan θ/2
1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 12/5, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट S1 और ये है 1 अपॉन अंडर रूट S1 का होल स्क्वायर और ये कितना 12/5। इसको सोल्व कर लेंगे तो अंडर रूट S1 आपको मिलेगा 3/2, तो अंडर रूट S1 3/2 है तो S1 हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से है। तो इसमें आपको ये गिवन है कि 2x² प्लस x पावर 5/4 dy माइनस y, ठीक है, dx इज इक्वल टू 2x 9/4, ये दिया गया। तो आपको बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर भी dx है, एक तो पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर देते हैं और एक ये जो पार्ट है इससे डिवाइड करते हैं। तो ये बनेगा dy/dx, ठीक है, प्लस y और ये बनेगा -1/2 x और ये हो जाएगा आपका x² प्लस x 5/4 और ये हो जाएगा 2 इस तरह से। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2x² x पावर 5/4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा y, ठीक है, और ये हो जाएगा -1/2 x, बिकॉज आप इसमें से x कॉमन लोगे तो बाकी टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा x पावर 1/4 और एक x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो वो अपन यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x पावर 5/4। ठीक है, इस तरह से। अब एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/√x। ठीक है, ये कितना हो गया 1/√x। तो आपका आंसर है वो हो जाएगा y इंटू 1/√x इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/√x और ये है x की पावर 5/4 और ये हो जाएगा x प्लस x पावर 1/4 इस तरह से। तो अब अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं RHS को सिंप्लीफाई कर लेता हूं बिकॉज LHS में तो जो इंटीग्रेशन होना था हो चुका है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको अपन यहाँ पे आगे लेके चलेंगे। तो इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये आपको मिलेगा x पावर 3/4 dx और ये हो जाएगा x प्लस x पावर 1/4। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा इस तरह से। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, x की जगह y पावर 4 रख देता हूँ ताकि ये जो आपकी फ्रैक्शनल पावर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो dx 4y³ dy ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4y³ और ये भी कितना आ जाएगा y³ इंटू dy और ये है y पावर 4 और ये हो जाएगा आपका y। तो 4 तो बाहर आ जाएगा और एक y से डिवीजन हो जाएगा, तो ये आ गया y पावर 5 y³ प्लस 1 और ये हो गया dy। ठीक है,
अब आगे अपन चलेंगे तो इसमें अपन एक काम कर लेते हैं, वाई क्यूब को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। इसको भी थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y² dy और ये हो जाएगा dt। तो y² dy ये हो जाएगा 1/3 dt। तो इसको सोल्व करो तो ये कितना है 4/3। y पावर 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, y पावर 5 को ये हो जाएगा t, बिकॉज इसकी जगह तो 1/3 dt आ गया t, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स t+1 dt। ठीक है, तो इसको आगे अपन सोल्व कर लेंगे 4/3, इसको अपन ऐसा लिख देते हैं t+1 -1, और ये आपका कितना हो जाएगा t+1 dt। ठीक है, इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा y√x LHS, तो ये था। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा 4/3 और ये आ जाएगा t -ln 1 + t + c। अब वापस अपन x में ले आते हैं, बिकॉज LHS अपना x में है। तो ये हो जाएगा y√x और ये है 4/3, t की जगह कितना आ जाएगा y³ -ln 1 + y³ + c। ठीक है, इस तरह से। अब y की वैल्यू रख देते हैं जो कि है x पावर 1/4। तो ये है y√x और ये है 4/3 और ये है x पावर 3/4, ये है ln 1 + x पावर 3/4 + c। ठीक है, अब अपने को कंडीशन गिवन है कि ये कहाँ से पास करता है फंक्शन, 1,1 - 4/3 ln 2 से पास करता है। ठीक है, इससे पास करता है। तो x की वैल्यू 1 रखो तो y की आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 - 4/3 और ये कितनी ln 2। x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 1 - ln 2 ओके प्लस c, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 1 = 4/3 + c। तो यहाँ से स्टूडेंट c है वो आपको मिल जाएगा -1/3। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं y/√x और ये है 4/3 x पावर 3/4 -ln 1 + x पावर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -1/3। ओके, तो ये अपने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब अपन को वैल्यू पूछी है y/16 की, तो x की जगह कितना रख दो 16। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4/3, 16 रखोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 8, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 और 1 9 -1/3। तो ये हो जाएगा y/16/3। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 - ln 3 का स्क्वायर, 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4/3। तो इसको पूरे को अगर आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा 431/3, ठीक है, -8/3 और ये मिल जाएगा ln 3। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है P&C का एक बहुत आसान सा क्वेश्चन। इसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। तो AB जो साइड है उस पे 3 पॉइंट है 1 2 3। BC है 1 2 3 4 5 और CA पर कितने पॉइंट हैं 6 1 2 3 1 2 3 ऐसे। तो आपके पास 3 पॉइंट हैं वो इस पे हैं और 5 पॉइंट है वो इस पे हैं और
6 पॉइंट है वो इस पे है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन पॉइंट्स को यूज करके आप टोटल कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टोटल कितने पॉइंट हो गए अपने पास? 14। तो टोटल ट्रायंगल 14C3। लेकिन आपको पता है कुछ केसेस इसमें ऐसे हैं जिनसे ट्रायंगल नहीं बनेंगे। एक तो कौन से केसेस हैं, जैसे इन तीन में से आप कोई सेलेक्ट करते हो 3C3 माइनस इनमें से 5C3 या इनमें से 6C3, क्योंकि 6C3 में से आप कोई भी 6 में से कोई भी 3 पॉइंट चूज करोगे तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है इसको सोल्व करने पर कितना मिलेगा? 333, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक से, बहुत ही आसान। इसमें आपको ये बोला गया है r इज इक्वल टू 0 से 6। ये है 6CR 6C 6 माइनस R। तो इसको आप देखो, ये क्या है? 6C0 6C 6 प्लस इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपने टॉपिक ध्यान से पढ़ा है तो वहां पे इस तरह की जो सीरीजेज होती हैं उनका सम करना आपको सिखाते हैं। तो उसमें आपको ये बोला जाता है कि अगर आपके पास NCR1 MCR2 इस तरह की कोई सीरीज है और वहां ऐसे बोल दो इसको, इस तरह की सीरीज जहां R1 प्लस R2 कॉन्स्टेंट है, तो इसका जो आंसर होता है वो M प्लस N C R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये कितना आएगा? 12C 6। M की वैल्यू 6 है, N की 6 है, R1 प्लस R2 कितना है? 6। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 924, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको गिवन है cos x 3 sin x प्लस cos x प्लस 3 dy इज इक्वल टू 1 प्लस y sin x, ठीक है। और ये है 3 sin x प्लस cos x प्लस 3, इस तरह से, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसे डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा dy, ठीक है। और इधर जो dx है, इधर जो dx है उससे भी इधर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dx, इस तरह से, ठीक है। तो इधर लाओगे तो ये बन जाएगा y और sin x डिवाइडेड बाई cos x, और उधर ये बच जाएगा 1 के नीचे cos x 3 sin x प्लस cos x प्लस 3, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने इसको है अरेंज कर लिया है। ओके, अब क्लियरली देख सकता हूं कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं देखूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये है e पावर माइनस 10x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x। ओके, अब अगर इसका अपन आंसर लिखें तो ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q का मतलब तो ये हो जाएगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये आ जाएगा cos x, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और ये हो जाएगा कितना? cos x, और ये है 3 sin x प्लस cos x प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y cos x इज इक्वल टू
डी एक्स और ये है 3 sin x प्लस कोस एक्स प्लस 3। ठीक है, अब अपन को इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको अपन को tan हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये जो RHS है इसको मैं अलग से लेके सोल्व कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx प्लस इस तरह से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx और ये हो जाएगा 6 tan x/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 6 tan x/2 प्लस 4। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 tan x/2 प्लस 2। ठीक है, इस सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी है लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर आप केयरफुली करते रहोगे तो आंसर तक आ जाओगे, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इसका अपन को फर्दर इंटीग्रेशन करना है, तो अपन एक काम कर लेंगे, tan x/2 को t मान लेंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा dt और t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका t प्लस 2 और ये हो जाएगा t प्लस 1, ये फैक्टर्स हो गए। इसको आप लिख सकते हो t प्लस 1 और ये कितना है t प्लस 2 dt। तो इन दोनों का अलग अलग आप इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनली आ जाएगा 1 प्लस t और ये आ जाएगा 2 प्लस t प्लस c, ये आ गया। अब अपन रिप्लेसमेंट्स कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने को ध्यान है कितना था y cos x, तो ये हो जाएगा ln 1 t की वैल्यू है tan x/2, तो ये हो जाएगा tan x/2 2 प्लस tan x/2 प्लस c इस तरह से। ठीक है, अब आपको बोला गया x इक्वल टू 0 पे y 0 है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे y कितना है 0, तो वहां से अपन c फाइंड कर सकते हैं, तो आप x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 रख दो, तो ये कितना है 0, ये है ln 1/2 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई माइनस ln 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y cos x इज इक्वल टू ln 1 प्लस tan x/2 2 प्लस tan x/2 माइनस ln 1/2, ये आ गया। ठीक है, अब अपन को बोला गया है कि x इज इक्वल टू π/3 है, देन आपको y बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू x इक्वल टू π/3 रखोगे
ठीक है, तो ये 1/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा π/6, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3 और ये आ जाएगा 2 प्लस 1/√3, ये है -ln 1/2, इस तरह से, ठीक है। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यह आ जाएगा √3 + 1 और यह आ जाएगा 2√3 + 1, ठीक है, और ये आ गया ln 1/2, ओके। तो ये हो जाएगा y 1/2, ये ln a है, ये ln b, तो ये हो जाएगा ln a/b, तो ये बन जाएगा 2√3 + 2, ये बन जाएगा, और ये आ जाएगा 2√3 + 1, तो अंदर ये बन जाएगा। अब जो ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है उसमें इसको रेशनलाइज करा गया है, तो अपन भी कर लेंगे 2√3, ठीक है, ये हो जाएगा 2√3 - 1, ये हो जाएगा, इट बिकम्स, ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, और प्लस 2√3 और ये हो जाएगा 11, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं, तो y हो जाएगा 2 ln 10 + 2√3 / 11, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है बट कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको एक प्लेन फाइंड करना है, ठीक है। तो प्लेन एक तो लाइन को कंटेन करता है जो लाइन आपको गिवन है, ठीक है। तो ऐसे देखिए कि आपको ये प्लेन फाइंड करना है और इस प्लेन में एक लाइन कंटेंट है, वो लाइन आपको गिवन है। दूसरा, ये प्लेन एक पॉइंट से भी पास होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो जो गिवन पॉइंट 231 है उसका इमेज है गिवन लाइन, ये जो x + 1/2 वाली है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये इमेज फाइंड कर लेते हैं। तो आपको एक पॉइंट गिवन है 231 और ये लाइन आपको गिवन है, तो इसको अपन P पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना P' हो जाएगा। तो अपना का जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो P' से पास करेगा। तो ये जो लाइन है इस पे अपन एक कोई पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस लाइन पे पॉइंट अपन ने मान लिया 2 λ + 1 λ + 3 -λ -2, ठीक है। अब आप PM वेक्टर फाइंड कर लो, तो ये है 2 λ, ठीक है, ये 2 λ -1 आएगा यहाँ, ठीक है, 2 λ -1, तो ये पॉइंट आ गया 2 λ -3 I और ये है λj और ये हो जाएगा λ + 3k, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो PM है, ये वाला PM जो है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो इसको लाइन की डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर शो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 λ -3 प्लस λ माइनस और माइनस प्लस, और ये हो जाएगा λ + 3 = 0। ठीक है, तो यहां से लैम्डा आ गया 1/2, तो लैम्डा आ गया तो अपन पॉइंट M लिख सकते हैं। तो M यहां पर हो जाएगा 1/2 रखोगे तो 0 और ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा -5/2। ओके, यहां से अपन P' फाइंड कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि P' कितना है, अल्फा बीटा गामा।
तो ऑब्वियसली P और P डैश का मिड पॉइंट ही M है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2/2 0। तो यहाँ पर अल्फा कितना आ गया -2, और ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस 3/2, ये हो जाएगा आपका 7/2, तो बीटा आ गया 4। इसी तरह से गामा प्लस 1/2, ये है -5/2, तो गामा यहाँ पर कितना आ जाएगा -6। ठीक है, तो यहाँ से P डैश ये है -2 4, और ये आ जाएगा आपका -6। ठीक है, तो ये P डैश आ गया। अब अपने को इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो अपने एक काम करते हैं, ये जो गिवन लाइन है इस पे भी तो एक पॉइंट है, तो जो गिवन लाइन है उसको ठीक से लिख लेते हैं अपन, x-2, इसको अरेंज कर लेते हैं बीच वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा z+1। तो इस पे एक पॉइंट है, लेट इट बी ए पॉइंट, और ये कितना है 2, 1 और -1, और इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो अपन P मान लेते हैं, वो भी अपने को पता है। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि P है 3i - 2j + k। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे एक वेक्टर और बना लेते हैं, AP डैश वेक्टर। तो AP डैश वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका -2 और -2, -4i, यहाँ पर 4 है, प्लस 3j, और ये -6, तो ये हो जाएगा -5k, इस तरह से। अब आपका जो नॉर्मल वेक्टर है, तो इस प्लेन का नॉर्मल आपको चाहिए होगा, वो अपन किसके क्रॉस प्रोडक्ट से ले सकते हैं, वो P वेक्टर और AP डैश के क्रॉस प्रोडक्ट से अपन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा ij k -4 3 -5 3 -2 1। ठीक है, ये 3 ठीक है, ये आपका नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब इस प्लेन का इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, आप जानते हो ये होता है r.n = a.n, ऐसे। ठीक है, तो r.n xi yj zk, और n आपके पास है -7i -11j और -k। ठीक है, अब ये अपन a पॉइंट ले लेते हैं और ये n, तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -14 -11, ओके, और ये आ जाएगा आपका +1, इस तरह से। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, -7x -11y -z = ये हो जाएगा आपका -24। ठीक है, -24, तो कंपेयर कर लो, ये हो जाएगा। अब गिवन से कंपेयर करेंगे तो अल्फा कितना हो जाएगा 7, बीटा 11। ठीक है, और गामा कितना हो गया स्टूडेंट 1। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से अपन जो भी एक्सप्रेशन आपको पूछा गया उसकी ओवरऑल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यह भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि जेईई मेन के हिसाब से थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना प्रॉब्लम है लिमिट टॉपिक से। तो इसमें आपको गिवन है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan ऑफ पाई कोस स्क्वायर थीटा, और ये है साइन 2 पाई
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा इक्वल टू 0 रखते हो तो अपन देख सकते हैं कि 0.0 है। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं 10 पाई माइनस पाई कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, और एक माइनस भी यहाँ पर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर और नीचे अपन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये भी tan 0 है और ये भी 0, तो ये tan 0.0, तो ये तो 1 बन जाएगा, और ऊपर कितना आ गया, पाई कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये अपने पास साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे तो ये है साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन, ये भी 0 की तरफ जाएगा और ये भी 0, तो साइन 0.0 अगेन कितना बन गया, 1। तो आपका ओवरऑल आंसर कितना आ गया, -1/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक से। तो इसमें आपको बोला गया है कि 2 स्टेटमेंट हैं और एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया इस तरह से। ठीक है, आपको ये बोला गया है कि ओवरऑल ये टोटोलॉजी है। ठीक है, तो ये 2 सिंबल है, इनकी जगह क्या हो सकता है। तो कुछ बच्चे तो इसको ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको वेन डायग्राम अप्रोच लगा रहे हैं तो ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन एक कॉमन स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो मैं टेबल से जाता हूं और टेबल को यूज करूंगा ऑप्शन की हेल्प से। तो मैं ऑप्शन वाइज चेक कर लेता हूं कि कौन से ऑप्शन से टोटोलॉजी आएगी। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन 1 देख लेता हूं, तो ऑप्शन 1 से ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी टेबल बना के चेक कर लेते हैं कि टोटोलॉजी है या नहीं है। ये टेबल बना के करना सबसे इजी तरीका ऑब्वियसली, और मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 चेक कर रहा हूँ, ये P है, ये Q है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अपन ये देख लेंगे, और लास्टली अपन ये देख लेंगे कि इससे अपन को एक टोटोलॉजी मिलेगी या नहीं। इस तरह से अपन टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये अपन जानते हैं इस तरह से होता है। ठीक है, अब अगर आप इसके और इसकी हेल्प से अगर ये बनाएं तो ये ट्रू आएगा, ये भी आप जानते हैं ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा और ये भी ट्रू आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल एक टोटोलॉजी आपको मिल रही है। इसका मतलब पहले सिंबल की जगह ये सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट है, इंप्लाइज ये होना चाहिए, और दूसरे की जगह भी ये सिंगल कंडीशनल साइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ऑप्शन 1 में आंसर दिया गया है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसको केवल ऑब्जर्वेशन से भी कर लेते हैं अगर उनको वेन डायग्राम की हेल्प से इन क्वेश्चंस को करना आता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना इंटीग्रेशन से है। तो इसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू e पावर -x, और ये आपके पास sin x। उसके बाद में f(x) है 0 से x ft dt। तो यहाँ पर f(x) फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में f(x) की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हो जाएगा f(x). ठीक है, तो बेसिकली आपका जो f(x) है वो किसके इक्वल आ जाएगा, e पावर -x sin x के इक्वल ही आ जाएगा। अब आपको एक इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू पूछी गई है 0 से 1।
तो अपन एक काम कर देते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ डैश और एफ स्मॉल एफ इक्वल ही है, कैपिटल एफ डैश ये दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। तो एक स्टेप और लिख देते हैं, एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा ट्वाइस, 2 को बाहर ले लिया, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में ई पावर एक्स भी है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ई पावर एक्स 0 से 1, और यहाँ पर अपन एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो ये है ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। तो ये है 2 0 से 1 साइन एक्स डी एक्स, इस तरह से। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये सवाल थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जेईई के हिसाब से ठीक है या टफ है, इसके आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह से मैनेज करें। तो यहाँ पर अपन एक अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। आप साइन एक्स का एक्सपेंशन जानते हैं, तो साइन एक्स के एक्सपेंशन को यूज करके मैं ये बोल सकता हूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। साइन एक्स जो है वो इससे बड़ा होगा पर इससे छोटा होगा। अब इसका अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 to 1। ये लो जी, इसका अपने इंटीग्रेशन कर दिया। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 11/24, और ये है 0 से 1 साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 331। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना केयरफुली, बट अपन को इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 11/12 ट्वाइस 0 से 1, और ये है साइन एक्स डी एक्स, और ये है 331, और ये कितना है 360। ओके, अब ऑप्शंस को मैच करने के लिए मैं इसको ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 330 360, और ये हो जाएगा ट्वाइस 0 से 1 साइन एक्स, और ये हो जाएगा 331 डिवाइडेड बाई 360। तो आपका जो आंसर का इंटरवल है वो ये हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई 360 से 331 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन अपना एक सर्कल टॉपिक से है। इसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक पॉइंट है 3,4, ठीक है। इसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो उसका एक इक्वेशन t = 0 है, जो कि हो जाएगा 3x + 4y = 0, ठीक है, सॉरी = 25। फिर आपको ये बोला गया है, ठीक है, कि एक ट्राइंगल है OPQ, तो ये है 25/3,0 और ये है 0,25/4। अब आपको बोला गया कि आपको एक सर्कल बनाना है, जिस सर्कल का सेंटर जो है वो ये ट्राइंगल OPQ है, इसका इन सेंटर है। इसका मतलब आपको एक सर्कल बनाना है और इसका सेंटर ये वाला I होगा, और आपको ये भी बोला गया है कि ये सर्कल कहाँ से जा रहा है, 0, 0 से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। तो आपको इसका रेडियस ही फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका इन सेंटर फाइंड कर लोगे आप। देखो ये साइड आपके पास है, ये साइड आपके पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप ये साइड फाइंड कर लोगे। तीनों वर्टेक्स आपके पास हैं, तो ये जो I है वो आ जाएगा आपके पास 25/12, ठीक है, और ये भी आ जाएगा आपके पास 25/12। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इतने आ जाएंगे। तो यहाँ पे रेडियस देखो, ये है 625/144, 625 144, ठीक है। तो R² देखो तो आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 72, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ओके। अगला क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी टॉपिक से है। इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है जिसकी मोनोटोनिसिटी आपको चेक करनी है। तो एफ एक्स है अपना, ठीक है, इस तरह से। तो अपन मोड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं दो केस बना के। तो एफ एक्स है, ये बन जाएगा 2 साइन 1/x, और ये x इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये हो जाएगा -2 साइन 1/x। ये -x माइनस मैंने पहले लगा दिया है, इफ x इज लेस देन 0। और ये हो जाएगा 0 इफ x इज 0, ठीक है। इसके बाद में अपन एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। तो एफ डैश हो जाएगा 2 साइन 1/x, 2x कोस 1/x, और ये कितना है -1/x²। और ये हो जाएगा आपका -2 साइन 1/x प्लस, ठीक है, ये -2x, ये तो ऐसे रख देते हैं। और ये हो जाएगा कोस 1/x, ठीक है। और ये है 0, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, और ये है x 0, इस तरह से। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई फर्दर आप करके लिखें तो आप देखेंगे कि जो एफ डैश एक्स है वो है 2 साइन 1/x, ठीक है, माइनस 2/x कोस 1/x इफ x इज ग्रेटर देन 0। और ये हो जाएगा -2 साइन 1/x प्लस 2 कोस x 1/x, x लेस देन 0। और ये हो जाएगा 0 इफ x इज 0। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखो यहाँ पे 1/x इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है? 1/x। तो 0 के आगे या 0 से जस्ट पहले इसका नेचर किस तरह का होगा? ऑसिलेटिंग टाइप का नेचर होगा। और आपको पता है कि जब भी ऑसिलेशन टाइप का नेचर होता है, मतलब फंक्शन वहां इस तरह से बिहेव करता है, तो कभी भी मोनोटोनिक नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं -∞ से 0 में भी ये मोनोटोनिक नहीं होगा, क्योंकि 0 से जस्ट पहले ये कैसा बिहेव शो करेगा? मोनोटोनिक। सिमिलरली 0 से इन्फिनिटी यानी कि 0+ में भी देखो ये कैसा बिहेव शो करेगा? नॉन मोनोटोनिक या ऑसिलेटिंग बिहेव शो करेगा। तो वहां पर भी ये मोनोटोनिक नहीं होगा। तो ओवरऑल इन दोनों ही इंटरवल में मोनोटोनिक नहीं होगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना वेक्टर टॉपिक से है। तो इसमें आपको वेक्टर्स दिए गए हैं OP। तो ये हो जाएगा xi + yj - k, और OQ ये हो जाएगा -i + 2j + 3xk, इस तरह से, ठीक है। फिर आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो x इन्वॉल्व है वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर जो भी x इन्वॉल्व है वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ से PQ वेक्टर फाइंड कर सकते हैं अपन, PQ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 1 i y - 2j, और ये हो जाएगा 1 + 3x, और ये हो जाएगा k, ठीक है। तो अब PQ का मैग्नीट्यूड कितना है? 20, √20। तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर = 20, ठीक है। एक रिलेशन तो अपने पास ही आ गया। साथ साथ आपको गिवन है कि OP.OQ ये 0 होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर। तो OP.OQ तो -x + 2y - 3x = 0। तो ये y = कितना आ गया? 2x। y = 2x यहाँ पे रख दो,
ताकि अपना x की वैल्यू फाइंड कर सके। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो ये आ जाएगा आपका 15x स्क्वायर, ठीक है, ये 6x 8x, ओके, और ये हो जाएगा आपका प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20, ये 14 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14, मतलब एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की जो पॉसिबल वैल्यू है 1 और -1, तो -1 यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि x आपको कैसा दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है। तो x की कौन सी वैल्यू है, 1, तो x जब 1 है तो y कितना होगा, 2। साथ साथ आपको ये भी बताया गया है कि ये वेक्टर OP, OQ और OR ये कोप्लेनर है, ठीक है, कोप्लेनर हैं, तो इनके कोएफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1, y की 2 और ये -1, ये -1 2 और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और कितना है 3 z और ये -7। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं z की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो यहाँ से इजीली अपन अपना आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगला जो प्रॉब्लम है ITF से आप देख सकते हैं, इसमें आपको बोला गया है कि एक इक्वेशन है साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस कोस इनवर्स x स्क्वायर माइनस 2/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है -1 से 1, सॉरी, x की वैल्यू है -1 से 1, ठीक है। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो सबसे पहले अपन इसका डोमेन फाइंड कर लेते हैं। अपन जानते हैं ये -1 से 1 हो सकता है, साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 से 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 है, ये 2 से छोटा होना चाहिए और -1 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 ये भी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। ये आपका नंबर 2, ओके। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो x -1 से 1 है, हेंस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। तो 1 और 2 को अगर अपन ध्यान से देखें तो उनमें जो कॉमन आएगा, ठीक है, 1 और 2 में कॉमन और साथ साथ इसका भी ध्यान रखेंगे तो इनसे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर 5/3 तक और कहाँ से जाएगा 0 से 5/3 तक, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये आपका कॉमन डोमेन आ गया है, तो इनके लिए क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो अपन 2 केस बना लेते हैं। केस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से कहाँ तक है, 2/3 तक है, 0 से 2/3 तक है। अगर ऐसा है तो ये जो साइन इनवर्स है, ठीक है, ये इसके अंदर वैल्यू 1 से लेस बनेगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस ये है कोस इनवर्स और यहाँ पर वैल्यू कितनी बनेगी नेगेटिव, जो कि -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका 0 और ये पाई और ये कितना एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू पाई है जो इस इंटरवल में नहीं है, इसका मतलब इस केस से कोई आंसर पॉसिबल नहीं होगा। अब अपन देखते हैं केस 2। केस 2 में देखो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है,
इससे लेके कहाँ तक है 5/3 तक। अगर ऐसा है तो ये वैल्यू 1+ बनेगी, तो ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और ये वैल्यू है, ठीक है, ये कितनी बन जाएगी, इस इंटरवल के लिए वैल्यू 0 बन जाएगी, इज इक्वल टू कितना है x²। तो ये आपका π/2 और ये है x²। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो भी इस इंटरवल में नहीं है, इसका मतलब यहाँ से भी कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। हेंस अपन ओवरऑल कह सकते हैं कि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, हेंस नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए आप। आपको यहाँ पे बोला गया है कि x, y, z ये किस में है, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है d। साथ साथ आपको ये भी बोला गया है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 3d। ठीक है, उसके बाद में अगली इंफॉर्मेशन है कि एक डिटर्मिनेंट है 3, 4, 5, 4√2, 5√2 और ये है k, और ये है आपका x, y, z, ठीक है, इक्वल टू 0। इस तरह से है, आपको इसकी वैल्यू 0 बताई गई है। उसके बाद में आपसे बोला गया है कि k² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि R2 ये है R2 माइनस R1 प्लस R3/2। ठीक है, 3, 0 इस तरह से ये हो गया, और ये कितना है 5√2 माइनस k प्लस 4√2/2। ठीक है, इस तरह से, और ये हो जाएगा y माइनस x प्लस z/2, और ये भी कितना हो जाएगा z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये XYZ AP में है तो ये भी आपको पता है कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आप जानते हैं y कितना होगा x प्लस 2y कितना होगा x प्लस z, या x प्लस z की जगह अपन कितना रख देंगे 2y। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया 0। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, तो अपन इसको एक काम कर देते हैं, एक्सपेंड बाई R2 की हेल्प से एक्सपेंड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा 5√2, और ये कितना आ जाएगा k प्लस 4√2/2। ठीक है, और बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3z, ठीक है, माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो केस पॉसिबल हैं, एक तो ये है 3z माइनस 5x इज इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, z थर्ड टर्म है तो इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस से 2d माइनस 5x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा x इज इक्वल टू 3d। आपको पता है अपन को मना करा गया कि x 3d नहीं हो सकता, तो अपन यहाँ से देखते हैं सेकंड केस से। ये है 5√2 माइनस k प्लस 4√2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये है k 4√2, और ये कितना है 10√2, तो k कितना आ जाएगा 6√2, और ये है k² की वैल्यू कितनी 72। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अगला प्रॉब्लम पैराबोला और एलिप्स का कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें आपको ये बोला गया है कि बहुत आसान सवाल है ये, कि ये आपके पास एक पैराबोला है, इस पे एक पॉइंट है 6,2। ठीक है, इस पे कोई टेंजेंट है t इक्वल टू 0, तो टेंजेंट अपन लिख लेंगे। ठीक है, ये टेंजेंट आ गई। अब ये जो टेंजेंट है वो एलिप्स की भी टेंजेंट है,
तो एलिप्स के साथ क्या लगा दें, कोट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना है 16, ए स्क्वायर का मतलब कितना है 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 1, ओके, प्लस ए स्क्वायर की जगह 2 आ गया, और m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, और ये कितना आ जाएगा आपका बी स्क्वायर। बी स्क्वायर नहीं की जगह एक्चुअली ये कितना है b है, तो यहाँ से b की वैल्यू आप देखोगे कितनी आ गई 14, ये आपका आंसर है। तो एकदम बहुत ही आसान सवाल है एक लाइन का, ओके। ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया आपको, ठीक है, इस तरह से। अगर इसका कोई भी अगर टर्म देखें आप tr+1, तो अपन दे सकते हैं ठीक है, ये x पावर n-r है और ये y पावर r है। x पावर कितना है n-r और इसकी पावर कितनी है r। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो NCr x पावर n-3r और ये कितना है a पावर r। अब आपको बोला गया है कि कुछ टर्म आपके पास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, तो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, थर्ड के लिए r कितना 2, कोफिशिएंट का मतलब x नहीं आएगा उसमें, तो ये कितना हो जाएगा NC2a² रेशियो फोर्थ के साथ, तो फोर्थ का कोफिशिएंट ये हो जाएगा और फिफ्थ का ये हो जाएगा, ठीक है। ये किस रेशियो में है 12, 8 और 3, ठीक है। इनसे अपन a और n में दो इक्वेशन बनाएंगे, सोल्व करेंगे, तो आप पाओगे कि n = 6 है और a आपको मिल जाएगा 1/2, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे। फिर आपको बोला गया है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब ये होना चाहिए n-3r क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो वो टर्म अपन लिख सकते हैं T3, तो टर्म कौन सा हो जाएगा 6c2 और x की पावर तो 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 2, तो आप देखोगे ये हो जाएगा 15/4, ठीक है। तो इसको नियरेस्ट इंटीजर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये कितना मिलेगा 4, इसको अगर आप नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो 4 मिलेगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो रिडक्शन कॉन्सेप्ट होता है उस पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको गिवन है in 1 से e x पावर 19 log mod x पावर n और ये dx, ठीक है। तो अगर आप 1 से e में देखो तो mod x कैसा बनेगा पॉजिटिव, तो ये मोड हटा देते हैं, इसको अपन लिख देते हैं 1 to e log x पावर 20 x पावर 19 dx। इसको अपन फर्स्ट फंक्शन बोल देते हैं, इसको सेकंड, और अब बाई पार्ट्स लगा के इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये है in log x पावर n और ये हो जाएगा x पावर 20 डिवाइडेड बाई 20 और ये 1 to e माइनस ये है n log x n-1 और ये है x पावर 20/20 और ये dx। तो यहाँ पे देखो in e को अगर आप देखो तो ये है e पावर 20, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस यहाँ से कॉमन लो तो n और 20 डिवाइडेड बाई 20 कॉमन आ जाएगा, तो आप देखो 1 से e और ये है log x n-1 और ये है x 19 dx और ये है e पावर 20 डिवाइडेड बाई 20 n 20 और ये कितना है i n-1, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 20 i n e पावर 20 माइनस n
आई n माइनस 1, इस तरह से, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू एक बार तो 10 रखी गई है और एक बार 9, तो अपन भी एक काम करते हैं, n की वैल्यू 10 रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 i 10 e पावर 20 और ये हो जाएगा 10 i 9, ठीक है, इस तरह से। फिर एक बार n की वैल्यू 9 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 i 9 और ये हो जाएगा आपका e पावर 20 माइनस 9 और ये हो जाएगा i 8, इस तरह से, ठीक है। अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इनको, तो मैं इसको नंबर 1 बोल दूँ, इसको नंबर 2 बोल दूँ, तो 1 में से 2 को क्या कर दें माइनस, तो ये हो जाएगा 20 i 10 i 9, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस 10 i और ये हो जाएगा i 8, तो इसको देखो 20 i 10 इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 10 i 9 और ये 9 i 8। अगर आप कंपेयर करो तो अल्फा तो 10 मिलेगा और बीटा 9, तो यहाँ से आप देखोगे अल्फा माइनस बीटा कितना है 1 है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन एक तरह से डिटरमिनेंट प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज आप कह सकते हैं। इसमें आपको बोला गया आपके पास कुछ नंबर हैं, ठीक है, ये नंबर एपी में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 log 10 और ये 4x माइनस 2 और ये हो जाएगा 10, इस तरह से, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, अपने एक काम करते हैं, 2 प्लस एक्स को क्या मान लेते हैं y, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, या सॉरी 4 पावर x को y मान लेते हैं, तो ये y और इसको क्या लिख देंगे और ये 10 और ये y प्लस 18/5, तो ये हो जाएगा log 10 और ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये है 10y और ये कितना हो जाएगा 36, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और ये है 10y प्लस 36, तो ये y स्क्वायर माइनस 14y माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस 32 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 2y माइनस, फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ओके। तो यहाँ y की दो पॉसिबल वैल्यू है, y इज इक्वल टू माइनस 2, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y की एक ही वैल्यू है पॉसिबल 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पावर x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, अब यहाँ पे रख दो x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 रखोगे इस डिटरमिनेंट में, तो ये कितना आ जाएगा 3 1 4 1 0 2 2 1 0, तो ये 3 और ये कितना है माइनस 2, ये माइनस 1 है, 0 है, माइनस 4 है और ये 4 और ये कितना है 1, तो माइनस 6 प्लस 4 ये, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अगला अपना क्वेश्चन है, उसमें ये बोला गया है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये A, ये B और ये C, ठीक है, और आपको ये भी बताया गया है कि इसका सरकम सेंटर जो है O वो 0,0 है, ठीक है। उसके बाद में आपको स्लोप्स दिए गए हैं OA,
इसका स्लोप आपको दिया गया है 10 अल्फा, ठीक है। OB का स्लोप आपको दिया गया है 10 बीटा और OC का स्लोप आपको दिया गया है 10 गामा, ठीक है। तो मैं ये मान सकता हूं कि A जो पॉइंट है वो है A कोस अल्फा कोमा A साइन अल्फा और ये है A कोस बीटा A साइन बीटा, ठीक है। A कोस गामा A साइन गामा, ठीक है। तो ये मैं ट्राइंगल समझ सकता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, O इसका सरकम सेंटर है। फिर आपको बोला गया है कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे है। तो ध्यान देना, ये H है, ये इसका ऑर्थो सेंटर है, तो ये y पे है, तो x कोऑर्डिनेट 0 है और मान लिया y कोऑर्डिनेट कितना है, इस तरह से है। और ये है सेंट्रोइड G और ये है सरकम सेंटर O, ठीक है। अपन जानते हैं कि G है वो H और O को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा A कोस अल्फा अपॉन 3, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा A साइन अल्फा, इस तरह से, ठीक है। अब अगर मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं x कोऑर्डिनेट पे, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, A कोस अल्फा x कोऑर्डिनेट पे लगा रहा हूँ, ये क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिग्मा A कोस अल्फा इक्वल टू 0, A से डिवाइड कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको मिल गया है कोस अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको मिल गया कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टूडेंट्स अपन जानते हैं कि अगर A प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो अपन कह सकते हैं कि A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके इक्वल होता है, 3ABC के, ठीक है। तो इस रिजल्ट को अपन आगे यूज करने वाले हैं, देखना कैसे। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोस 3 अल्फा प्लस कोस 3 बीटा प्लस कोस 3 गामा, और ये है कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कोस 3 अल्फा की वैल्यू रख देंगे 4 कोस क्यूब अल्फा माइनस 3 कोस अल्फा, ठीक है, प्लस इसी तरह से कोस बीटा की वैल्यू रख देंगे, इसी तरह से कोस गामा की वैल्यू रख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, कोस क्यूब अल्फा कोस क्यूब बीटा प्लस कोस क्यूब गामा माइनस 3 कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, ठीक है, प्लस कोस गामा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये हो जाए इसका होल स्क्वायर। आपको पता है यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है, 0, ओके। साथ साथ इस रिजल्ट से देखो ए क्यू, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3ABC के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, इसकी जगह कितना लिख सकता हूँ, 3 कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और ये नीचे हो जाएगा आपका कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा का होल स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपका 144, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मैट्रिक्स टॉपिक से, बहुत आसान टॉपिक है, आई मीन क्वेश्चन आसान है, टॉपिक से तो कितने भी मुश्किल सवाल बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है और B गिवन है। B एक वर्टिकल मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट अल्फा और बीटा हैं जो कि दोनों ही नॉन जीरो है, ठीक है। फिर आपको एक रिलेशन गिवन है कि AB इज इक्वल टू B, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, A B C D, और ये आपका
अल्फा बीटा और ये है अल्फा बीटा। मैं सोल्व कर लेता हूं थोड़ा। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, अब मैं कंपेयर कर लूंगा। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। इसको ऐसे मैं लिख लेता हूं, अल्फा a-1 b बीटा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं c अल्फा बीटा d-1 इक्वल टू 0। ये अगेन 1 और 2 है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये किस तरह की इक्वेशन है? ये है एक तरह से ax प्लस by इक्वल टू 0, ठीक है, और ये है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। अब आपको बोला गया है कि इसके नॉन जीरो सोल्यूशन भी पॉसिबल हैं, मतलब एक सोल्यूशन 0 0 तो 100% होगा, लेकिन आपको बोला गया है कि आपको यहाँ x और y की वैल्यू 0 0 नहीं लेनी है, अदर देन 0 0 लेनी है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको पता है ये डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होती है? 0, ठीक है, क्योंकि आप डिटरमिनेंट में पढ़ते हो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो वहां से इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। हेंस a-1 b c d-1 ये क्या होना चाहिए? 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AD माइनस BC, ये है A प्लस डी, ठीक है, -1। तो ये हो जाएगा AD माइनस BC और ये 2021 -1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक आसान सा क्वेश्चन है मैट्रिक्स टॉपिक से। ओके, अगला क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व का, ठीक है। तो इसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक फंक्शन है जो डिफाइन है -3 to 1, ठीक है, और ये जो फंक्शन है f(x) वो इस टाइप से डिफाइन है कि आपको -3 से 0 में तो क्या लेना है? मिनिमम ऑफ दिस टू फंक्शन, और 0 से 1 में आपको मैक्सिमम ऑफ दिस टू फंक्शन लेना है। तो पहले अपन -3 से 0 इस तरह से देखिए आप लोग कि f(x) है आपके पास, ये है मिनिमम ऑफ x प्लस 6 कोमा, ठीक है, x²। ये आपको लेना है -3 से 0 में। ओके, और अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम लेना है √x से x², ठीक है, और ये है 0 से लेके कहाँ तक? 1 तक। तो सबसे पहले अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक एक करके सारे ग्राफ। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें कौन कौन से ग्राफ इन्वॉल्व हैं? एक आपका y = x प्लस 6, एक है y = x², एक है y = √x और एक है y = x²। तो -3 से 0 में ये दो ग्राफ मुझे बनाने हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा -6 से 0, ये हो जाएगा आपका x प्लस 6, ठीक है, और एक है y = x²। तो ये अगर आप देखोगे तो ये ऐसा बन जाएगा y = x², ठीक है। बट आपको -3 से 0 में कैसा चूज करना है? मिनिमम। तो मिनिमम अगर आप देखते हो तो ये मिनिमम हो जाएगा। अब आप लोग इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, इसका और इसका, तो आप पाओगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा x = -2, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख दिया है। अब अपन इधर चलते हैं 0 से 1 में। तो 0 से 1 में, ठीक है, ये तो हो गया आपका y = x² का ग्राफ, और ये हो गया आपका y = √x का ग्राफ, ठीक है। आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम।
तो मैक्सिमम का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब आपको एरिया चाहिए, ठीक है। एरिया किससे बाउंडेड चाहिए? ये तो आपका एफ एक्स आ गया। एफ एक्स कौन सा आपका? ये जो अंडरलाइंड ग्राफ है ये इफेक्टिवली एफ एक्स है। आपको बाकी सब कुछ भूल जाना है। आपको ये एरिया बाउंडेड बाई ये जो नया डॉटेड ग्राफ आया है और एक्स एक्स, इससे बाउंडेड एरिया चाहिए। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि -6 से -2 तक, तो ये हो जाएगा x + 6 dx प्लस -2 से 0, -2 से आप 0 देखो तो ये हो जाएगा x² dx प्लस 0 से 1 देखो तो ये आ जाएगा √x, ठीक है। तो एक सिंपल इंटीग्रेशन कैलकुलेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 41/6, ठीक है। तो आपको जो पूछा गया आंसर वो है आपका 6a, तो ये हो जाएगा 6 41/6 विच इज 41, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपको ये बोला गया है कि एक फंक्शन डिफाइन है -1 से r तक, ठीक है। और ये फंक्शन है f(x) = ax² + bx + c। अब आपको कुछ रिलेशन दिए गए हैं। आपको बोला गया f of -1 2 है, तो ये a - b + c ये 2 है। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर f'-1, सबसे पहले f' फाइंड कर लेते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 2ax + b, और f'-1 ये है -2a + b, ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको बोला गया है कि इंटरवल -1 से 1 में f'(x) की मिनिमम वैल्यू, तो f'(x) ये कितना है 2a, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स रहेगी 2a, जो भी है इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी 2a, ठीक है, क्योंकि x पे तो डिपेंड ही नहीं करता। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से a कितना आ गया है 1/4, ठीक है। अब अगर मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 है, तो 1 और 2 में a की वैल्यू मैं रखूंगा, तो b मुझे मिल जाएगा कितना 3/2, और c मिल जाएगा मुझे 13/4। ये 1 और 2 में, मतलब 1 और 2 और 3 को आप सोल्व कर लोगे तो ए तो आपको मिला हुआ 1/4, बी हो जाएगा 3/2 और सी हो जाएगा 13/4। तो कुल मिला के मेरे पास ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से कि 1/2 x² प्लस 3/2 x प्लस 13/4, इस तरह का, ठीक है। अब अगर -1 से 1 में मैं देखूं इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, तो मैं ग्राफिकल अप्रोच से जा सकता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका जो वर्टेक्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। आप देखोगे कि इसका वर्टेक्स ऐसा होगा, तो वर्टेक्स ऐसा होगा तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मुझे देखना है कि -1 से 1 में, मुझे कहाँ से कहाँ तक देखना है, -1 से 1 में देखना है, ठीक है। तो -1 पे आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू एक्सप्रेशन की वो 2 आएगी, और 1 पे वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि f(x) की जो वैल्यू अल्फा है वो इस तरह से है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है अल्फा की, जिस तरह से आपको पूछा गया है, वो कितनी होगी 5, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं क्या हो सकती है, फंक्शन की 5 हो सकती है। हेंस ये जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिलेगी 5, ठीक है। उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है, उसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास टोटल 3n नंबर्स हैं। टोटल कितने हैं 3n's, और उनका वेरिएंस कितना है 4 है। आपके पास टोटल 3n नंबर है, उनका वेरिएंस 4 है। फिर आपको ये बोला गया है कि आउट ऑफ 3n नंबर जो 2n नंबर है, इनको मैं बोल देता हूँ कि a1 a2 a2n,
ये जो नंबर हैं इनका मीन कितना है, 6 है। फिर बाकी के जो n नंबर हैं उनको मैं बोल देता हूं B1, B2 अप टू Bn। इनका मीन कितना है, इनका मीन आपको गिवन है 3। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर वेरिएंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और ये जो a वाला पार्ट है इसका स्क्वायर मैं ऐसे लिख दूं, इसमें 1 से लेके 2n तक के नंबर है और इसमें 1 से लेके n तक के नंबर है, डिवाइडेड बाई कितना होगा, n माइनस ये होगा आपका इन दोनों का मिला के जो मीन होगा नया वो, तो इन दोनों का मिला के मीन को मैं क्या बोल देता हूं, x बार। तो x बार क्या होगा, n1 x बार प्लस n2 x2 बार, और ये हो जाएगा n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12n प्लस, ठीक है, 3n, और ये हो जाएगा 3n। तो ये अल्टीमेटली आ गया आपका 5। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 4, और ये टोटल कितना हो जाएगा 3n। ये सिग्मा a स्क्वायर प्लस सिग्मा b स्क्वायर, ये 3n, और ये है -5। ठीक है, इस तरह से। तो इसको आप इधर ले जाओ, ठीक है, सॉरी ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, इधर ले जाओगे तो ये 29, तो ये हो जाएगा 87n इज इक्वल टू सिग्मा a स्क्वायर सिग्मा b स्क्वायर, इस तरह से। तो मेरे पास सिग्मा a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मुझे एक नई कंडीशन दी गई है कि ये वाले जो हैं 2n नंबर, इनमें तो हर में +1 +1 +1 करा गया है, और इन सभी नंबर से -1 -1 -1 करा गया है। तो बताओ अब नया वेरिएंस क्या होगा। तो नया वेरिएंस क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो a वाला है उसमें हर किसी में क्या करा गया है, 1 ऐड किया गया है। ये जो b वाला है उसमें हर किसी में क्या माइनस करा गया है, b माइनस करा गया है, और डिवाइडेड बाई ये अगेन कितना रहेगा 3n, और यहाँ आपका नया मीन आ जाएगा। ये एक तरह से आपका नया मीन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नया मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन क्या होता है कि टोटल नंबर तो कितने हैं 3n, और ऊपर उनका सम। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो कि पहले ये कितना था 12n और 3n, पहले सम ये था। अब चेंज क्या आ गया है कि 2n नंबर n में हर में 1 1 1 1 ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा कितना ऐड कर दिया 2n। ठीक है, और साथ साथ इसमें से आपने n टाइम माइनस कर दिया। इसका मतलब ये चेंज आ गया ओवरऑल, कि जो सम में ये चेंज आ गया, कुछ आपने ऐड कर दिया कुछ माइनस कर दिया। तो इसको अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16/3। तो ये एक तरह से आपका नया मीन आ गया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा सिग्मा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस सिग्मा a, और ये 1 1 कितने टाइम आ जाएगा 2n टाइम। इसको मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस ये कितना है b स्क्वायर -2, ये कितना है सिग्मा b, और ये आपका 1 1 कितने टाइम आ जाएगा n टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये तो आपका कितना रहेगा 3n रहेगा। ठीक है, और इसकी जगह ये कितना आ जाएगा 16/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान देना मेरे साथ कि ये सिग्मा a और सिग्मा b, इनकी यहाँ पर मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ। तो आप ये बताओ कि जो पहला सेट है उसका मीन कितना है 6। तो मीन क्या होता है a1 प्लस a2 अप टू a2n डिवाइडेड बाई 2n होता है। तो ये हो जाएगा 12n, और ये कितना हो जाएगा आपका सिग्मा a। तो सिग्मा a की वैल्यू कितनी आ गई 12n। इसी टाइप से आप देखो कि जो 3 है वो कितना b1 प्लस b2 प्लस bn डिवाइडेड बाई n। तो सिग्मा b ये कितना हो जाएगा आपका
3n हो जाएगा, सिग्मा बी कितना हो जाएगा 3n। तो अब सबकी यहां पर वैल्यू रख देते हैं। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह तो मैं कितना लिख दूंगा 87n। फिर 2a, इसकी जगह 24n प्लस इसकी जगह 2n, बी स्क्वायर की वैल्यू रखी थी। और ये आप देख सकते हैं माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6n, और ये हो जाएगा n। ठीक है, ये वैल्यू रख दी है मैंने यहाँ पर, सबकी वैल्यू रख दी है। और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3n, और ये हो जाएगा आपका 16/3 का होल स्क्वायर। इस टाइप से इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 68/9। ठीक है, आप इसको क्या बोला गया k, तो आपसे वैल्यू पूछी गई 9k की, जो कि हो जाएगी 68। सो दिस इज योर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है वेक्टर 3D से प्लेन में आप बोल सकते हैं। आपको यहाँ पर बोला गया है कि P एक आपके पास पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट है या मूविंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो इसको मैंने अल्फा बीटा और गामा मान लिया। उसके बाद में आपको 3 प्लेन गिवन है। बोला गया है कि इस प्लेन की इस पॉइंट की तीनों जो प्लेन है उनसे डिस्टेंस है, उनका स्क्वायर का सम है वो 9 है। ठीक है, तो मैं फाइंड कर लेता हूँ। ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये है √3 का होल स्क्वायर, प्लस ये आपका एल अल्फा माइनस n गामा, और ये हो जाएगा √α स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस ये है अल्फा माइनस 2 बीटा, ठीक है, प्लस गामा, एक कट मारना है भैया यहाँ पे, अशोक यार कोई और मार्क कर देना, सारे वाइट ही वाइट ले लेंगे, नहीं है क्या? केडी सर चेप दिया किसने? वाइट से तो होगा नहीं ना यार, हो जाएगा, चलाते हैं काम। ओके, स्टार्ट करते हैं वापस। ठीक है, तो ये हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब लोकस फाइंड करना है तो अपन लिख सकते हैं अल्फा को x, बीटा को y और गामा को z। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बाई √3 का होल स्क्वायर, और ये है LX माइनस NZ, और ये है √L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, और ये है x माइनस 2YZ, और ये है √6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको थोड़ा स्क्वायर जो है ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देख लें कि एक्स स्क्वायर का टर्म क्या होगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा, या फिर आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसको मैं एक्स के लिख रहा हूँ, तो ओवरऑल आ जाएगा 1/2 प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में वाई कोफिशिएंट आप चेक करोगे तो ओवरऑल आपको कितना मिलेगा 1, और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देखोगे तो ये अगेन आपको मिलेगा 1/2। ठीक है, और एल स्क्वायर, और ये मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एक टर्म हो रहेगा आपके पास 2ZX, उसका कोफिशिएंट आपको मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ये इक्वल आपको मिलेगा 9। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना था, इसमें ध्यान रखना था कि कोई गलती ना हो। अब आपको ये बताया गया कि ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 के इक्वल है। अगर अपन कंपेयर करें, चाहे इस पार्ट को कंपेयर कर लें चाहे इस पार्ट को कंपेयर कर लें, ये 1 के इक्वल है, तो हो जाएगा 1/2 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये 1 के इक्वल है, हेंस एल स्क्वायर और एम स्क्वायर ये किसके इक्वल है 1/2 के। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई।
दूसरा इसमें जेड एक्स का पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये कितना है, 0 है। तो ये हो जाएगा ln l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये आ जाएगा आपका ln l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया 2। अब 1 और 2 को आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा l इज इक्वल टू n। हेंस आप बोल दोगे कि l माइनस n क्या होगा, 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना वेक्टर का है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि x एक वेक्टर है जो उस प्लेन में है जिसमें वेक्टर a एंड b है। तो अगर किसी भी प्लेन में दो वेक्टर a और b होते हैं तो अपन कोई भी वेक्टर ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा लेमडा a प्लस म्यू b। तो ये हो जाएगा लेमडा a का मतलब 2i माइनस जे प्लस के, और म्यू ये हो जाएगा i प्लस 2j माइनस के। ठीक है, तो ये i हो जाएगा इस तरह से, j है माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू, और k है लेमडा माइनस म्यू। ठीक है, ये हो जाएगा लेमडा माइनस म्यू। तो ये आपका एक्स वेक्टर अपने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ एंड बी। अब आपको बोला गया एक्स वेक्टर वो जो गिवन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एक्स वेक्टर डॉट 3i प्लस 2j माइनस के, ये कितना होगा, 0। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 लेमडा प्लस म्यू, और ये 2 म्यू माइनस लेमडा, और ये है माइनस लेमडा माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 6 लेमडा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये बच जाएगा 3 लेमडा, और ये हो जाएगा 8 लेमडा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 लेमडा, और ये हो जाएगा 8 लेमडा इज इक्वल टू 0। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको ये बोला गया है कि जो x है इसका a पर प्रोजेक्शन, तो x का a पर प्रोजेक्शन अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एक इसके इक्वल आपको बताया गया है 17√6/2 के इक्वल बताया गया। ठीक है, तो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा ट्वाइस 2 लेमडा प्लस म्यू माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू। ठीक है, माइनस लेमडा माइनस म्यू। एक्स डॉट ए की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, ओके, ये प्लस आई थी, ये प्लस है, और अंडर रूट ए देखिए आप लोग, अंडर रूट ए कितना है, √6, और ये हो जाएगा 17√6/2। तो ये 4 5 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 लेमडा, और म्यू में देखो ये कितना हो जाएगा 2 म्यू और माइनस 2 म्यू, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा ओनली माइनस म्यू। इसको देखो आप तो ये हो जाएगा 17 × 6/2, तो ये 6 लेमडा माइनस म्यू, और ये हो जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, इसको अपन ने कैलकुलेट कर दिया। अब अपने पास इक्वेशन 1 और 2 है, तो 1 और 2 को आप सोल्व करोगे तो लेमडा तो आपको 8 मिलेगा और म्यू आपको मिलेगा -3। आपको लेमडा तो 8 मिलेगा और म्यू मिलेगा -3। तो यहाँ से मैं x जो है उसको लिख सकता हूँ कि x वेक्टर क्या होगा, ये होगा i, ये हो जाएगा 16 -3 प्लस j माइनस लेमडा यानी कि -8 और -6 प्लस k लेमडा माइनस म्यू, ये कितना हो जाएगा 11। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना आपको। इस तरह से। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर पूछा गया है जो आपको मिल जाएगा 486। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके।